नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी जो ईवीएस की है क्लास 5th की। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया है। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं तो इस वजह से एक वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक चीज़, जो लोग पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, जो कि लिखा हुआ है खाए आम 12 महीने। ठीक है, तो जैसा इसमें आम के बारे में बताया गया है, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो मेन मेन पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक संकेत, इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है खाना कब कब खराब होता है, बच्चों को अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। मतलब जो बच्चे के अनुभव हैं उससे ये निकाला जा सकता है कि खाना कब कब खराब होता है या हुआ है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। बच्चों को ये बताएं कि खराब होना और बर्बाद होने में अंतर क्या है। जैसे कि रोटी सब्जी है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। अगर टाइम से हम उसको नहीं खाए या इस्तेमाल में नहीं लाए तो वो खराब हो जाएगा। बर्बाद होना क्या हुआ कि आपने थाली में ढेर सारा सब्जी रोटी ले लिया और आप खा नहीं पाए और उसको छोड़ दिए, तो वो खाना बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है और ज़रूरत भी है इस चीज़ की, और इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे दिया गया है पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। जैसे कि इसमें एक ब्रेड के बारे में बताया गया है कि मार्केट से ब्रेड आया था तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी। ठीक है, तो ये प्रयोग शुरू में बच्चों को दिखाया जा सकता है या किया जा सकता है। ब्रेड को भी आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, 4-5 दिन तक मैक्सिमम। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है। मतलब ये प्रयोग जो है आप करते रहिए, ठीक है, बच्चों को बताते रहिए सारी चीज़ें, और इसको 6 दिन तक चलाना है। मतलब उसमें ब्रेड की एक टाइम दी गई है कि आप 6 दिन तक आप चला सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हम लोग मेन मेन पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड दिखाया गया है, इसमें फफूंदी लगी हुई है। ठीक है, तो इस पैकेट पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि डेट, कब से कब तक इसको यूज कर सकते हैं, बनने का डेट रहता है, तमाम चीज़ें इस पर लिखी रहती है। तो अगर आप कोई सामान लें तो उसको देख के लें, उसकी एक्सपायरी डेट तो ज़रूर देखें। यहाँ पे एक और शिक्षक संकेत है, इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी, जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कोई भी आप सामान लेते हैं उस पर मूल्य लिखा होता है, उसका वजन कि वो कितना वजन है, तारीख लिखी होती है और उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। ठीक, कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें। ठीक है, ब्रेड सूखी ना हो, कमरे में हवा हो, तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों से रोज भरवाएं। ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ब्रेड सूखी ना हो, कमरे में हवा हो, तालिका पर चार्ट बनवाएं। ये सारी चीज़ें आप बच्चों से कराएं ताकि बच्चों अनुभव से सारी चीज़ें सीख सकें। चलिए आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेड का डायग्राम है, इसमें आप देखिए कैसे फफूंदी लगी हुई है। ठीक है, ये ब्रेड खराब हो चुका है, तो इसको अगर आप खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक संकेत, इसको भी समझते हैं ये क्या है। बच्चे जब भी इस प्रयोग को कक्षा में करें, उन्हें प्रयोग के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने के लिए अवश्य कहें। जैसे कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं
तो हाथ धोना आपका ज़रूरी है, क्योंकि तमाम चीज़ें आप छुए रहते हैं। ठीक है, दुनिया भर की गंदगी और बैक्टीरिया सारी चीज़ें आपके हाथों में लगी रहती हैं, तो इनसे होने वाली बीमारियों से आप बच सकें, इस वजह से आपको हाथ धोना ज़रूरी है। जैसे ब्रेड वाला एग्जाम्पल था, इसमें अगर ख़राब ब्रेड को हम छू रहे हैं, फिर उसी हाथ से बिना धुले अगर हम भोजन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इस वजह से कोई भी काम करें उसके बाद हाथ को अवश्य धोएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पे? देखिए, स्टोर करने की चीज़ें बता रखी कि आप किस चीज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, यहाँ पे एक तरफ चीज़ दे रखा है, एक तरफ उपाय बताया गया है, तो इसको मैच करना है। जैसे पहला है दूध, क्या करके हम देर तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसको उबाल के। ठीक है, पके हुए चावल कैसे रख सकते हैं? पके हुए चावल को हम लोग क्या करेंगे, एक कटोरे में डाल के पानी के बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, हरा धनिया क्या है, इसको हम गीले कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, और प्याज और लहसुन जो है वो हम खुले में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आम से, जैसा कि चैप्टर का नाम ही था आम के बारे में, तो यहाँ पे आम के बारे में जैसा बताया गया था वैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया। देखिए लिखा हुआ आम पापड़। आम को कैसे स्टोर कर सकते हैं? तमाम तरह हैं, जैसे आम पापड़ बना लिए, उसका जैम बना लिए, अचार बना लिए, ये सारी चीज़ें करके आप आम को स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, अलग अलग फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये आम पापड़ बनाने का तरीका बताया गया है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया गया है, लिखा गया है पता करो और चर्चा करो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे आम का अचार है या किसी चीज़ का अचार है, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे। ठीक, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब का हम लोग अचार बना के लंबे टाइम तक हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, तो जैसे बॉटल में रख रहे हैं, शीशे की कांच की बॉटल रख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से धुल लें, फिर उसको अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें, ताकि उसकी नमी ख़त्म हो सके। अगर नमी रहेगी तो आपका अचार खराब हो सकता है। तो ये अपने चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसको बता दूंगा। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका टॉपिक है बीज बीज बीज, मतलब इसमें बीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें जो मेन मेन अपने टॉपिक हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं उसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। जैसा कि इसमें बताया गया है चने के बारे में, चने को कैसे भिगो के रखें और सारी चीज़ें, तो कमरे में थोड़ी नमी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। उससे भी अंकुरण होने में वक्त लगता है। ठीक है, समय लगता है। यहाँ पे एक और शिक्षक संकेत करके दिया हुआ है, इसको समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। चर्चा के लिए दिए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है, आदि प्रश्नों बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। बच्चे छोटे हैं तो उनसे ऐसी उम्मीद तो मत रखिए कि हाँ आप वैज्ञानिक जो कारण है वो बच्चे बता सकें, लेकिन वो अपनी राय दे सकते हैं अपने बुद्धि के हिसाब से। ठीक है, पौधों की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधों को पहले धागे से नापें, फिर धागे को स्केल से। इसमें दे रखा है कि
पौधों को जो ज़रूरत होती है उनको बढ़ने के लिए क्या होती, हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है जब वो बीज होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उनको धूप की भी आवश्यकता होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई है और कहा गया है कि बच्चों से वैज्ञानिक जो कारण है वो जानने की उम्मीद मत रखिएगा कि बच्चे ऐसा कुछ उत्तर देंगे, क्योंकि 5th क्लास का बच्चा बहुत ही छोटा होता है। वैज्ञानिक कारण जानना या समझने के उसकी बुद्धि नहीं होती है या उसकी एज नहीं होती है। ठीक है, तो अब वो आपको कैसे बताएगा सारी चीज़ें। और पौधों की लंबाई नापने के लिए पहले आप धागे से नापें, क्योंकि उतनी बड़ी स्केल नहीं होती, और दूसरी चीज़ आप स्केल से प्रॉपर नाप नहीं पाएंगे क्योंकि पौधे टेढ़े सीधे होते हैं। और धागे से आप उसको आसानी से नाप सकते हैं क्योंकि धागा आपका मुड़ सकता है लेकिन आपकी स्केल नहीं मुड़ सकती है। पहले धागे से नापें, फिर उस धागे को जो है स्केल से नाप लें। अच्छे से पौधे की लंबाई पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से सीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, एक तरीके से आप कह लीजिए ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पाया जाता है? भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है आप इमेज में देख सकते हैं, लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से। तो इसमें शिकारी पौधे के बारे में बताया गया है जिसे निफेंथिस भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और अपने भारत की बात की जाए तो ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इनका जो आकार होता है वो घड़े जैसा होता है, ऊपर ढक्कन लगा होता है। ये पौधे कुछ ऐसा छोड़ते हैं, खुशबू एक प्रकार की होती है जिससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास खिंचे खिंचे चले आते हैं। जैसे ही ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसके पास पहुंचते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं जिसकी वजह से ये पौधे को शिकारी पौधा कहा गया और ये उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया है कितने सारे बीज, दुनिया भर के बीज की आपको फोटो दिख रही है। ठीक है, तो इसमें आगे दिया गया है कि कौन सा बीज कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है घुमक्कड़ बीज। घुमक्कड़ बीज का मतलब क्या है? पेड़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, तो घुमक्कड़ बीज कैसे हुआ? पेड़ तो नहीं जाएगा लेकिन उसका बीज तो चला जाएगा ना, हमारे आपके माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से। जैसे कोई पक्षी कोई फल खा ली, ठीक है, तो जब वो सौंच जाते हैं उसकी वजह से वहाँ पे पौधे उग जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे कि इसमें देखिए किस चीज़ का दिया गया है फोटो, तो ये अपने जो वेलक्रो होते हैं उसका इमेज दिखाया गया है। ठीक है, जो आपके कपड़ों में फंस जाते हैं। ठीक, तो इसमें एक डॉगी दिखाया गया है, डॉगी के माध्यम से ये चीज़ आया था। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये देखिए पूरी वेलक्रो की कहानी है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। तो पहले देख लेते हैं वेलक्रो आया कहाँ से, तो स्विट्ज़रलैंड से। ठीक है, ये आइडिया जो है वो स्विट्ज़रलैंड से आया है। तो ये सी टेट में नहीं पूछेगा, यूपी टेट सुपर टेट में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी घटना जो है उसको जानते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपकाकर देखा तो वे हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी चीज़ों को बड़ी करके देखने के लिए यूज होता है, उसी को माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया
वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, फट्टे आदि में इनका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो ये था वेलक्रो की कहानी। कहाँ से आया था? तो स्विट्ज़रलैंड से आया था। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे अब ये दिया हुआ है, इसमें गिलहरी, चिड़िया ये सब बीज खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब देखिए कौन कहाँ से आया जी, एक कविता के माध्यम से बताई गई है। तो मेन मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे ये मिर्ची है, तो मिर्ची अपने देश में कहाँ से आई थी? मिर्ची कहाँ से आई थी? तो दक्षिण अमेरिका से आई थी, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। मिर्ची जो है अपने देश में कहाँ आई थी? तो दक्षिण अमेरिका से आई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कविता के माध्यम से सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखा आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आया जी, ऐसे करके ये पूरी कविता है। ठीक है, तो हमको पूरा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको मार्क करके बता दे रहा हूँ। भिंडी जो है अफ्रीका से आई है, ठीक, और कॉफ़ी भी वहीं से आई है, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है नक्शे में यूरोप किधर है। ठीक, तो नक्शे में यूरोप ढूंढने के लिए दिया गया। चाय जो है असम से आई है, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक, सोयाबीन कहाँ से आई है? तो सोयाबीन जो है वो चीन से आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चली चीन से सोयाबीन, तो सोयाबीन कहाँ से आई है? तो चीन से आई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने देश में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अपने देश से बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन ये सब देसी। मतलब क्या हो गया? देसी का मतलब क्या हो गया? अपने भारत देश का हो गया है। ये सारी चीज़ें जो कहाँ से आई हैं? तो ये भारत की पैदाइश है। ठीक है, चलिए मिर्ची पूछा था और क्या पूछा था? भिंडी भी पूछा था। तो इस चीज़ को ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।